जी के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे न दुआ न सलाम न बात न चीत, और मैं हंसे चले जा रही हूँ क्यों? आपको जब पता चलेगा ना तो आप भी यूं ही हंसेंगे। आज हमारे मेहमान हैं हास्य कलाकार सुनील पाल। तो आइए सुनते हैं इनसे अजय जोशी की बातचीत। सुनील जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपका जो कीमती वक्त आपने निकाल कर आप हमारे विविध भारती के स्टूडियो में यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद आपका कि आपने हिंदुस्तान के इतने बड़े रेडियो कार्यक्रम में, जो विविध भारती का कार्यक्रम है, जो विविध भारती जो खुद अपना इतना बड़ा स्टेशन है, उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे आज मेरे मन की बातें कहने का मौका मिलेगा इस स्टेशन के ज़रिए, चैनल के ज़रिए। तो मैं सबसे पहले आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं मूलतः रहने वाला हूँ, एक एरिया है महाराष्ट्र का जिसका नाम है विदर्भ। अच्छा। विदर्भ में मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, मूरसा, एक छोटा सा गांव, 100 लोगों का गाँव, उसमें मेरी पैदाइश, मैं पैदा हुआ वहाँ पर। फिर मेरे पिताजी को रेलवे में नौकरी लग गई। हम लोग किसान परिवार से, फिर मेरे दादाजी रेलवे में थे ही ऑलरेडी। फिर पिताजी रेलवे की नौकरी करने के लिए बल्लार शहर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आए। वहाँ पर फिर हम लोगों ने रहना शुरू किया। तो मेरी पढ़ाई जो है पहली से लेकर 9वीं तक बल्लार शहर में हुई। अच्छा अच्छा। अच्छा बताइए, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे अलावा 2 बहनें हैं और माता पिता हैं, और ये सब, इतना छोटा परिवार है हमारा। अच्छा अच्छा। चलिए, आप मुंबई आए और आपने यहाँ पर स्ट्रगल किया। आप इससे पहले भी मंच से जुड़े हुए थे? बॉम्बे में आने से पहले मैं मंच से जुड़ा हुआ था, लेकिन उतना अधिक व्यावसायिक मंच नहीं मिला था मुझे जिसकी तलाश मुझे थी। इनफैक्ट मैंने कहा था कि मेरे पिताजी रेलवे में हैं अभी भी। बदली यहाँ काफ़ी होती थी। अच्छा। तो बल्लार शाह में जब मैं 9वीं तक पढ़ता था तब मैं सिर्फ गाने वाने गाया करता था, दोस्तों में टाइम पास की बातें करता था, कुछ ऐसी बातें करता था जिसमें एक्टर वॉइस भी थी शामिल। फिर मैं हिंगराट में आया जब, तो मैंने वहाँ से 10वीं से लेकर 12वीं तक की शिक्षा वहाँ पे पूरी की। तो वहाँ पर काफ़ी ऐसा ग्रुप मिला जो इस टाइप की चीज़ों को पसंद करता था। स्कूल में, कॉलेज में ये प्रोग्राम वगैरह हुआ करते थे, भाषण स्पर्धा हुआ करती थी, गाने की स्पर्धा हुआ करती थी। तो स्कूल में ही एक बड़ा मज़ा आता था, बड़ा आनंद आता था, और हम लोग 24 घंटे उसमें खोए रहते थे। हमारा ग्रुप था पूरा। तो किसी ने मुझे उसमें राय दी कि तुम इतना कुछ करते हो, एक्टर्स की वॉइस करते हो, कलाकारों की आवाज़ निकालते हो, तो गाना भी गाते हो, कुछ भाषण भी देना जानते हो, तुम ऑर्केस्ट्रा में ट्राई करो, तो तुम्हें वहाँ पर कुछ मौका मिले। अच्छा। तो एक मेरे हिंगनाट शहर में एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, टोनी ऑर्केस्ट्रा। अच्छा। मैं वहाँ पर गया। मैंने उनको कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ गाना गाना चाहता हूँ, गाने का मौका दीजिए। तुमने मेरा गाना सुना। कहने का मतलब कि आप सिंगर भी हैं। आप आगे सुनिए कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। जब मैंने गाना सुना तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाते हो, अगर ना गाओ तो। अच्छा। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, अगर आप ना सुनाओ तो। तो मैंने कहा सर फिर मैं दूसरी चीज़ भी करता हूँ। बोले क्या करते हैं? मैंने कहा सर मैं एक्टर वॉइस भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा ये सुनाओ। मैंने सुना इनको, तो वो पसंद आया इनको। फिर उन्होंने अपना ऑर्केस्ट्रा में मुझे मौका दिया। तो कुछ 4 या 6 प्रोग्राम करने के बाद में घर के हालात ऐसे कुछ थे कि पढ़ाई थोड़ी सी कठिन हो रही थी, पढ़ाई करना। उस माहौल में रहकर पढ़ाई करना कठिन था, क्योंकि एक बहुत सारे कारण थे। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि कुछ काम किया जाए, कुछ पढ़ाई, कमाई का जरिया, कुछ कमाई का जरिया, जिसमें मतलब परिवार में ज़रूरत थी उस चीज़ की। तो फिर मैं अपने हिंगनाट में ही 12 साल का 12-13 साल का रहा होगा मैं। उस पीरियड में मैं यहाँ से वहाँ कुछ छोटे मोटे काम करता था, जैसे कुछ भी जो भी कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का मिल जाए। अच्छा। फिर उसके बाद मैं ब्रेड बेचता था वहाँ पर। ब्रेड बेचकर मैंने वहाँ पर काफ़ी समय बिताया। पतंग बेचता था, फिर
दूर तक जाके आइस फ्रूट जो बेचता था मैं, आइस फ्रूट गर्मी के सीजन में। फिर जो कड़िया के काम होते वो भी किए मैंने। लेकिन उसके बाद मेरा ये शौक जो था एक कलाकार बनने का, वो मेरे मन में रहता था। मैं मतलब कहीं ना कहीं हाँ मन में था। तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये एक सवाल मेरे सामने था। तो मुझे किसी ने राय दी कि नागपुर में इस कार्यक्रम में, जैसे ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम जो है नागपुर में ज्यादा होते हैं, तो आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको एक अच्छा मंच मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोग मिलेंगे। अच्छा सुनील जी, आप नागपुर पहुंचे, उससे पहले मैं वापस पीछे आपको हिंगन घाट ले जाना चाहता हूँ। आपने गानों का जिक्र किया था हमसे कि आपने गाना आपने उस वक्त गाया था, वो कौन सा गाना था? मैंने जब पहली बार ऑर्केस्ट्रा में गाना गाया तो वो गाना गाया था कुमार सानू साहब का, काफी हिट गाना था। तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा, जाने तमन्ना वादा है वादा, अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम। तारा तोड़ो ना दिल हमारा, हाँ तारा तोड़ो ना दिल हमारा, सच्ची कहानी तुमको सुनाने आए हैं हम तो तुमको मनाने, कर दो हमें माफ तुम। तारा फंस गया दिल बेचारा, तू तारा फंस गया दिल बेचारा, जाने तमन्ना वादा है वादा, अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम। तू तारा और तोड़ो ना दिल हमारा, तू तारा फंस गया दिल बेचारा। जाने दो अब जाने दो ना, छोड़ो जी छोड़ो क्यों तड़ पाते हो। गोरी बिंदिया तुम्हारे कंगना, तुम तो सनम बुलाते हैं। हाल यहाँ क्या होगा अपना, सोच के हम घबराते हैं। करीब नजर मिला, कर दो हमें माफ तुम, कर दो ना। तू तारा फंस गया दिल बेचारा, तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा। चलिए सुनील जी, हम वापस अपनी बातों की तरफ आते हैं जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक सादा सिंपल सुनील पाल, उसे कब लगा कि एक वो अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकता है? हाँ जी, किस पड़ाव में उसे लगा? वही काफी मतलब 13-14 साल की उम्र रही होगी, तो उसमें था कि एक्टर की आवाज कर रहा हूँ, राजकुमार की आवाज निकाल रहा हूँ। तो लोगों ने, और हम लोग उस पीरियड में फिल्मों के बड़े शौकीन थे, फिल्में देखना, ये करना वो करना। तो उसमें एक मन में एक आ गया था कि मुझे कलाकार बनना है। कोई सपोर्ट नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई किसी का कोई हाथ नहीं, किसी का कोई सपोर्ट, कुछ भी नहीं दूर तक। हमारे इनफैक्ट जिले में कोई ऐसा सोचने वाला नहीं था जैसा मैंने सोच लिया था उस वक्त। तो उस वक्त बड़ा लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते कि अच्छा हुआ है तुम ट्राई करो वहाँ पर। कुछ लोग और परिवार में
चूंकि इस टाइप का माहौल कभी हो ही नहीं सकता था, सबको पता ही था। तो वो लोग हमेशा डरे हुए रहते थे और ये कहते थे कि खानदान का नाम अगर कोई बदनाम करेगा तो यही है। अच्छा। तो वो सब चीजें थी। तो लेकिन मैंने फिर सोचा कि जब परिवार की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, परिवार में इतना सब टेंशन है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी आगे नहीं हो पाएगी, मुझे पता था, जिसकी वजह से 12वीं की एग्ज़ाम भी मैं दे नहीं पाया। तो विदाउट 12वीं की एग्ज़ाम दिए हुए मैं वहाँ से हिंगनघाट से निकला हूँ, मैं अपने उम्र के 18 साल में। अच्छा। नागपुर के लिए। अच्छा। नागपुर में गया मैं वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने ऑर्केस्ट्रा के लिए 2-3 दिन तक स्ट्रगल किया। और वहाँ पर मेरे पुराने मित्र हैं अरुण हिवराड़े, वो उनके पिताजी सैक्सोफोन प्लेयर थे। अच्छा। उनके पिताजी की पहचान के थ्रू मुझे वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में एक काम मिला। तो वहाँ पर मैंने काम तो मुझे मिला, लेकिन आमदनी उतनी फिर भी नहीं हुआ करती, क्योंकि परिवार था मेरे साथ में। मैं मतलब साथ में। अच्छा, आपका परिवार आपके साथ नागपुर आया हुआ था? नागपुर नहीं आया था, वो गांव में ही थे, लेकिन सपोर्ट और हम लोग का जरूर मेरा वहाँ पर उनके साथ में, उनके परिस्थिति में साथ में रहना किसी तरह से जरूरी था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना शौक तो पूरा कर रहा हूँ, लेकिन उनका क्या, उनके लिए तो ज़रूरत की सामान की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब इसलिए होता था कि मतलब पिताजी को रेलवे में होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें की आदत थी जिसकी वजह से वो घर पर कुछ भी ध्यान नहीं दे पाते थे। अच्छा। 100% वो न्यूट्रल थी इस मामले में। तो फिर मैं वहाँ पे 2 साल तक रहा नागपुर में। तो पार्ट टाइम के लिए वहाँ पे रिक्शा चलाया करता था। फिर उसके बाद फिर मुझे वहाँ पर एक ने और समझाने वाले मुझे बहुत मिलते रहे। अच्छा। हाँ, ये बहुत। एक ने मुझे और समझाया कि तू यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है, तू ये सेम मेहनत बॉम्बे में कर। अच्छा। तो उसकी बात को सुनकर, समझकर और बगैर कुछ सोचे समझे, और बस दिमाग में तो था कि करना है और ये इतना बड़ा कुछ करना है जिंदगी में कुछ करना है। तो बस एक बार घर पे गया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, बहनों का चेहरा देखा मैंने, और फिर मैं ट्रेन में बैठकर मैं चला गया बॉम्बे। मैं आ गया बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे आने से पहले भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप नागपुर आए तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जब किसी के दिल में, किसी के मन में कहीं आर्ट छुपा होता है, मंशा होती है कि मैं एक बड़ा कलाकार बनूं, तो हमेशा ये देखा है कि वो घर से भागकर अपना एक मुकाम हासिल करता है। तो आप भी घर से भागे हुए हैं या बताए हुए हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ नागपुर? इनफैक्ट मैं बताया हुआ, लेकिन भागा हुआ भी कह सकते हैं कि भागा हुआ इसलिए क्योंकि मैं अपने काम के लिए सब लड़ झगड़ के आया था। अच्छा। बता के भी आया था उनको। तो दोनों चीज़ें शामिल है उसमें, क्योंकि मेरा कंप्लीट एड्रेस उनके पास हुआ करता था। कभी लेटर लिखना चाहें तो, या कभी मुझसे बात करना चाहें तो, केयर ऑफ टेलीफोन नंबर वगैरह। उस वक्त तो उतना क्रेज, उतनी परिस्थिति नहीं थी कि लोग एसटीडी वगैरह करके बात कर सके। 95 की बात बता रहा हूँ मैं, 94-95 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त लोग फ़ोन नहीं करते थे, पत्र डालते थे, एक अंतर्देशीय कार्ड से भेजते थे। तो वो एड्रेस में छोड़ता था जहाँ पर भी मैं रहूँ, जिस जगह पे भी रहता था उस जगह का एड्रेस तो मुझे बराबर। मतलब आप अपना घर छोड़ने के बावजूद भी आप अपने परिवार वालों से पूरी तरह से जुड़े रहे? बिल्कुल जुड़े रहना जरूरी था, क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि उनको एकदम अकेला छोड़ दिया जाए। अच्छा, आप बॉम्बे आए उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका अभी जो अवार्ड आपको जो मिला है उसमें एक खास आइटम रतन नूरा जो आपका बहुत ज्यादा हिट हुआ है, ये प्लॉट आपको कहाँ से मिला? मैं जब बॉम्बे आया यहाँ पर तो मैंने शास्त्री नगर सांता क्रूज में अपना ठिया बना लिया। एक्चुअली मैं आया था यहाँ पर, मेरे एक दोस्त यहाँ पे रहते थे, अजहर लश्करी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट थे। अच्छा। है अभी भी, लेकिन अभी गल्फ में सेटल हो गए हूँ। तो उनसे मिलने उनका एड्रेस लेकर आया था मैं जब यहाँ पर आया मैं तो वो मुझसे मिले ही नहीं, मतलब थे ही नहीं यहाँ पर, वो कहीं टूर पे चले गए थे। तो फिर कैसे मिलूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो मैं चलते चलते एक दुकान पे आया, चाय की दुकान पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से आया हो, मेरा बैग देख कर उन्होंने मेरा होली देख के समझ लिया कि कहीं बाहर से आया हुआ है। कहाँ से आया? मैंने कहा सर मैं नागपुर से आया हूँ। तो इत्तेफाक से वो पान वाला, वो चाय वाला भी नागपुर का निकला। अच्छा। तो उसने कहा फिर आप क्या करोगे, कैसे करोगे? मैंने कहा सर कुछ भी काम दे दीजिए, मैं यहाँ पे रहूँगा। तो उसने अपनी चाय की दुकान पे बाकड़े पे काम दे दिया। फिर 3 साल तक मेरा ठिया वहीं पे रहा। फिर मैं वहीं पे। अच्छा, क्या काम करते थे आप उस? चाय बनाना, या सिगरेट की दुकान थी बगल में, उनका सामान ला के देना, और उनके बच्चों को स्कूल में छोड़ देना, ये सब सारी चीजें जो है मैं करता था। अच्छा, उस वक्त आपके रहने का इंतजाम भी वहीं पर था या आपने कहीं? बिल्कुल, उसी बाकड़े पे रहता था। जब दुकान बंद रहती तो उस बाकड़े का इकलौता मालिक मैं हुआ करता था, वहां से जाया करता था। चलो, इस बात की खुशी तो होती होगी कि कम से कम इस बाकड़े का मालिक मैं। हाँ, उस फुटपाथ को तो आज भी मतलब मेरी माँ की तरह है फुटपाथ, उसने बहुत संभाला।
अच्छा अच्छा। ये रतन नूरा की हम बात कर रहे थे। हाँ, तो वो फिर वहां पर काफी कैरेक्टर आते थे मिलने जुलने के लिए, ये करने। उसमें ये कैरेक्टर एक दिन टैक्सी ड्राइवर, और बहुत दुबला पतला अजीब सा, जिसको लोग धुतका रहे थे और वो गाली देते आ रहा था, साले देख लूंगा तुमको, दिमाग खराब मत करो, टैक्सी ड्राइवर हूँ, तुमको तो खरीद लूंगा, फालतू बात मत करो, कल वीटी से यमटी यमटी आया हूँ। मतलब ये कैरेक्टर क्या है यार, बड़ा अच्छा लगा सुनने में। मैंने कहा भाई, तो मैंने उनसे दोस्ती बढ़ाई, उनसे बातचीत करना शुरू किया, और बैठ के आप मेरे पास में आके बताया करते थे। सुनील, एक जमाने में मैं ड्राइवर ऐसा था कि फिल्म लाइन वाला कोई भी ऐसा नहीं छूटा जिसके पास मैंने ड्राइवरिंग नहीं की हो। बोला किसके पास की? कहाँ का की? पंकज उदास के पास की। बोला वेरी गुड, पंकज उदास के पास की, तो आगे छोड़ा क्यों आपने? अरे वो गाँव से, हमारे गाँव से तार आ गया। बोला क्यों आया? अरे वो गाना ऐसा गाया, उससे चिट्ठी आई है तो हमको तार आ गया, गाँव जाना पड़ा। जब हम खुशी के मारे वापस आए पी के टुन, तो पंकज दास हमसे कहने लगे, वही महंगी बहुत है शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हमने कहा आपके पैसे की पीता हूँ। गुस्से के मारे छोड़ दिया। ऐसे वो मुझे समझ में आता था कि सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो मुझे वो कैरेक्टर इतना कन्विंसिंग लगा कि मैंने उस कैरेक्टर को फिर अपने अंदर डालना शुरू किया, उसके स्टाइल को पकड़ना शुरू किया, और उसके स्टाइल में छोटे छोटे चुटकुले बना के लोगों को सुनाता था, तो लोग बड़ा एंजॉय करते थे, मजे करते थे। फिर वो कैरेक्टर धीरे धीरे मैंने उस, इनफैक्ट लाफे चलन से पहले मैंने शो में कहीं किया नहीं था मैंने उस कैरेक्टर, लेकिन लाफे चलन में ऐसी परिस्थिति बनी, ऐसा मौका मिला, वहां मैंने कैरेक्टर किया। आज रतन नूरा साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां पर भी होंगे, इनफैक्ट उनको पिछड़े हुए कम से कम 3 साल हो गए होंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से जब लाफे चलन चल रहा होगा तब उन्होंने ईश्वर से कहा होगा कि ये हमारा स्टाइल निकाल रहा है, हमको तो कुछ नहीं दिया भगवान, इसको दे दे। क्या तो शायद उनकी बात ईश्वर ने सुनी होगी। तो ये वहां से मिला, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर जैसे बंगाली भाई हैं, गुजराती भाई हैं, सब वहां पर मिलते रहते हैं। अच्छा, हाँ, बंगाली भाई का भी अपना एक अलग टोन होता है, एक अलग स्टाइल होता है उनका। हाँ, वो आपको सुनाइए ना। हाँ, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर ऐसे जरी वाले, कारखाने वाले, ऐसे लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। उनका एक स्टाइल होता है, कमाल का स्टाइल। जैसे वो लोग बंगाली लोग जो होते हैं, वो हिंदी बोलते हैं, र रो बोलते हैं। रमेश किधर है? रमेश को रोमेश बोलेंगे, मजे को मोजा बोलेंगे। ऐसे उनका टिपिकल स्टाइल होता है। एक दिन मेरे पास एक बंगाली भाई अगर कहते हैं, ए सुनील, चा खाएगा? चा? बोला मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा। अरे सला वही बोलता है, सला चा खाएगा? बोला चलो। दुकानदार का जाकर कहते हैं, ए दुकानदार, सला हमारा दोस्त है सुनील पाल, एक बेकार दूध का चाय दो। वो दुकानदार घबरा गया कि मैंने बेकार दूध का चाय बनाया कब था। लेकिन मैंने बोला भाई इसकी बात का बुरा मत मानिए, मैं काली चाय पीता हूँ और ये बिगड़ दूध की चाय मांग रहा है। तो ऐसे उनकी बातों से ही कॉमेडी, उनके शब्दों से कॉमेडी मिल जाती है। अच्छा। तो वो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं जो उनके शब्दों के जरिए, अल्फाजों के जरिए कुछ ना कुछ हमको हिंट दे के जाती है कि इसके ऊपर कुछ बनाओ, अभी भी नहीं बना पाए तो फिर तुम्हारा जीना बेकार है। हमारे सुनने वालों को आप कौन सा गाना सुनाना चाहते हैं? मैं बेसिकली मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे अभी भी मेरा गाँव याद आता है। फिल्म 2 बीघा जमीन का गाना है, बलराज साहनी पर फिल्माया गया था। अच्छा। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना है। गंगा और जमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर
फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बनती पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू फिर आए ना आए रे भाई रे। चलिए, आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जी। और मैं समझता हूँ कि बहुत होते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, मगर एक क्रिएटर बहुत कम होते हैं। और ऊपर वाले ने, खुदा ने आपको ये दोनों चीजें आपको दी है, आपकी माहिरत हासिल है एक मिमिक्री आर्टिस्ट होने के नाते और क्रिएटर होने के नाते। आप ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट और क्रिएटर में क्या फर्क है? मिमिक्री आर्टिस्ट और क्रिएटर में फर्क ये है कि मिमिक्री आर्टिस्ट जो होता है वो किसी चीज को इमिटेट करता है, और क्रिएटर होता है जो उस चीज, जो चीज आप करने वाले हैं, जहां से करने वाले हैं, उस जो चीज वहां से निकली, जहां से निकली है, वो किसी क्रिएशन है। जैसे मैं अगर मिमिक्री आर्टिस्ट हूं तो मैं एक सुनी हुई चीज करना चाहूंगा। अच्छा, बच्चन साहब का कोई डायलॉग है या आमिर खान का कोई डायलॉग है, वो मैं सुना हुआ चीज उसको एज इट इज पेश करूंगा। क्रिएटर क्या करेगा, बच्चन साहब की उसी स्टाइल को कहीं और ढालेगा, कहीं उस चीज को। बच्चन साहब ने कहा कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, मैं कहूंगा कि आज दुखी तो बहुत हो गए तुम। तो जिस तरह से कन्विंस बच्चन साहब ने ये किया कि आज खुश क्यों हैं आप, तो मैं इस चीज में कन्विंस करूंगा कि आज दुखी क्यों हैं आप। क्या बात है। तो वो क्रिएशन जो है वो होती है, इसमें इतना फर्क है। मिमिक्री और क्रिएशन दोनों ही मुश्किल काम है, दोनों ही मुश्किल काम है, लेकिन दोनों के अपने अपने ऐसे डिपार्टमेंट। क्या बात है। अच्छा, आपको जो देखा गया, आपको जो सुना गया जी, उसमें ज्यादातर आपके आइटम गानों पर होते हैं। गानों की पैरोडी शुरू से ही मैं मतलब गाने, आप गायक तो हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, अभी तो उसका नमूना हमने देखा। और गाने की जो पैरोडी आप बनाते हैं किसी भी गाने की, वो उसमें किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? जो सब्जेक्ट मैं उठाता हूँ कि इस चीज पर मुझे पैरोडी बनानी है, तो उसकी बारकाइयाँ, उसकी जानकारियाँ, उसके साथ साथ उसका, उस चीज का उस गाने के मीटर में मिलना, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने पिछली बार एक पैरोडी बनाई थी कि मेरा एक दोस्त, उसकी शादी होने वाली है, शादी के एक दिन पहले मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी शादी कल है ना, तो उसने कहा कि कैंसिल हो गई। अब उसने गाने में कहा। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहने लगा गाने में, उस गाने को मैंने पैरोडी बनाकर, जिस गाने को रखा मैंने, उसका मीटर कितना फिट हुआ है देखिए आप। अच्छा। कल आई है ये खबर, हुआ मुझे आघात, कल आई है ये खबर, हुआ मुझे आघात, सास ससुर ना दे सके कोई बड़ी सौगात, बस दहेज के लिए ही शादी मेरे यार, हाय हाय रद्द कर दी बाप ने, रद्द कर दी बाप ने। तो उसका मीनिंग भी आ गया, उसका परेशानी भी आ गई, उसका लॉजिक भी आ गया, और वो पैरोडी भी बन गया। क्या बात। तो पैरोडी का मीन्स ये होता है कि लॉजिक बहुत, इनफैक्ट कॉमेडी में ही सीरियसनेस बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि
पैरोडी तो आपने बहुत सारी लिखी जी। आपकी पहली पैरोडी जो आपको याद हो? मेरी पहली पैरोडी जो मुझे याद है, जो मैंने लिखी थी, एक सिगरेट के पैकेट पर लिखी थी मैंने। उसका गाना हिट हुआ था, मुकाबला मुकाबला होगा, ये गाने पे मैंने पैरोडी बनाई थी कि एक पति अपनी पत्नी से परेशान है, पत्नी कह रही है कि आज आपका पेमेंट है तो आप जा रहे हैं बाहर, तो क्या क्या लाना है सब लिस्ट बना के दे रही है उसे। और गाने में कह रही है, सुनो जी सब्जी लाना सस्ती लाना, पकड़ो थैला, मम्मी ने साड़ी एक मांगी है प्रेजेंट, कहा था मैंने परसों, बहन मांगे मेरी साड़ी, भाई मांगे मेरा घड़ी, भूल नहीं जाना तुम खाली हाथ ना आना तुम, भूल नहीं जाना पिछला मार बेलन का, सब्जी लाना सस्ती लाना, पकड़ो थैला। ये पहला मेरा पैरोडी था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, जब गानों की बात चल रही है, गीत संगीत की बात चल रही है, तो यहाँ पर भी हम एक आधा गाना अपने सुनने वालों को सुनाना चाहिए। देखिए आपकी आवाज़ अच्छी है, मिस्टर बच्चन से मिलती जुलती है, और मैं चूंकि यहाँ पर आज एक पहली बार विविध भारती के किसी भी कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ, तो मुझे आज अचानक सा फील हो रहा कि ये कहाँ आ गए हम। ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ, मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ, हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते, हो हमें मिलना ही था हमदम किसी राह भी निकलते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। आप सुन रहे हैं विविध भारती। दोस्तों, आपके रेडियो सेट की सुई है विविध भारती पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान। आज हमारे मेहमान हैं हास्य कलाकार सुनील पाल। आपसे बातचीत की है अजय जोशी ने। अच्छा सुनील जी, आप मुंबई आए जी, आपने स्ट्रगल शुरू किया और स्ट्रगल का ये पीरियड काफी लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। करेक्ट। इतने लंबे अरसे में आपके फैमिली की तरफ से या आपके रिश्तेदारों की तरफ से क्या रिएक्शन था?
इतने लंबे अरसे में फैमिली की तरफ से रिएक्शन तो था, मतलब परिवार में जो मेरे माता पिता और पहले तो बहनें। मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने साल आपने स्ट्रगल किया मुंबई में? अगर मुंबई का स्ट्रगल देखा जाए तो 95 से स्टार्ट होता है और अभी 2005 में ईश्वर ने अच्छी शुरुआत कर दी है। लगभग 10 साल। 10 साल का लगभग आप एवरेज पकड़ लीजिए। 10 साल तक मैं अपने काम को पाने के लिए जूझता रहा। तो क्या आपके फैमिली के रिएक्शन क्या हुए थे? फैमिली के रिएक्शन ये थे कि जब मैं 3-4 साल अकेला यहाँ पर रहा तब उनको काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। उनको बहुत प्रॉब्लम होते थे वहाँ पर, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं था, परिवार में कोई उनको सपोर्ट नहीं करता था। तो वो काफ़ी परेशान रहते थे, वो बीमार रहने लगे थे, बहुत हालत ख़राब थी। तो एक दिन मैंने गुस्से में आकर उनको यहाँ लेकर आया, मैं अपने साथ में लेकर आया, जबकि मेरे खुद के रहने के वादे थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने परिवार को लाया यहाँ पर अपने साथ में रखा। और 6-7 साल से ईश्वर की कृपा से अब मेरे साथ नहीं है। अभी साथ में ही रहते हैं? फिर भी आप अपने गांव से, अपने शहर से जुड़े हुए हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि क्या फ़र्क आ गया है एक मिमिक्री आर्टिस्ट सुनील पाल में और आज के इंडियन लाफ्टर चैलेंजर मिमिक्री आर्टिस्ट सुनील पाल में? देखिए, काम तो मैं वही करता हूँ जो पहले करता था। काम आज भी उसी प्रेम से लोगों को अपनी चीज़ें सुनाने की कोशिश करता हूँ जिस प्रेम से मैं पहले सुनाया करता था। मेहनत भी वही है, सारी चीज़ें वही है। मैं सोचता हूँ कि मुझ में फ़र्क शायद नहीं आया है, फ़र्क आया लोगों की नज़र में। अच्छा। जो लोग देख रहे हैं कि ये वो है या ये अब वो है, वो उनके सोचने का तरीका या उनका जो देखने का नज़रिया बदल गया। अदरवाइज़ मैं अभी भी वही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बस मुझे अच्छा कलाकार बनाना, अच्छा इंसान बनाना, बाकी सारी चीज़ तो समझने वाली बात है। सही बात है। अच्छा बताइए, अवार्ड के बाद में आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गई हो? जी जी बिल्कुल। और इस बीच आपको कई ऑफर भी आए होंगे फिल्म्स के, सीरियल्स के? हाँ। बस गुरुजी के आशीर्वाद से, जिमी मोजेस साहब हमारे गुरु हैं, उनके आशीर्वाद से मैंने वो अवार्ड लिया। उसके बाद से लेके अब तक बहुत सारे फिल्मों के ऑफर आए हैं, काफ़ी फिल्मों के ऑफर आए, लेकिन मैंने गिनती की 7 या 8 फिल्में ही साइन की हैं। मैं सपना देखता था कि इनके साथ मैं काम करूंगा, इनके साथ मैं फिल्मों में जाऊंगा, इनकी इतनी बड़ी फिल्मों में काम करूंगा। तो वो ईश्वर की दया से अब गुरुजी के आशीर्वाद से पूरा हो रहा है। क्या बात है। कैसा लग रहा है आज आपके सारे सपने इतने लंबे अरसे के बाद आपके पूरे होने जा रहे हैं? जी, बच्चन साहब कहते हैं कि इस जगह पे मिलेगा उम्मीद से दुगना। मैं कहूँगा उम्मीद से 100 गुना मिला भाई। बच्चन साहब अगर मुझे केबीसी में बुलाएंगे कि आओ यहाँ पर केबीसी खेलिए मेरे साथ, उम्मीद से दुगना मिलेगा, तो सर मैं क्यों आऊँ वहाँ पर? मुझे उम्मीद से 100 गुना मिल चुका। सही बात है जी। अच्छा, अभी इंडस्ट्री में आपने पदार्पण किया है जी। आप जा रहे हैं। जॉनी लीवर जी, जिनका लोग लोहा मानते हैं एक्टिंग में, मिमिक्री में, कॉमेडी में, इसमें कोई शक नहीं। वहीं दूसरी तरफ अभी राजपाल यादव जिन्होंने अभी एंट्री ली है, उनकी मासूमियत को लोगों ने अपनी सराखों पर बैठाया हुआ है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। इनमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं इनमें अपने आप को कहाँ पाता हूँ, ये अगर मैं सच्चे दिल से कहना चाहूँगा तो दोनों ही अपने जगह पर अलग अलग नाम के बादशाह हैं। उनके अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। मैं उनके बीच में अगर कहीं कुछ काम कर जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। दोनों ही कमाल है और दोनों के बीच में मैं ये अपने आप को कहीं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ रखूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि दर्शक मुझे इतना आशीर्वाद दे कि मेरी खुद की कोई थोड़ी सी पहचान हो जाए, बस दैट्स ऑल। इन लोगों से मेरा कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि ये अपने अपने फन में बहुत माहिर है। देखिए, गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुकेश जी का गाया हुआ, बहुत पुराना गाना है, चल रही सजनी अब क्या सोचे। इसमें एक अंतरा है, जब दुल्हन जो है शादी करके, जिसकी शादी होती है दुल्हन की, उसके लिए ये गाना बनाया गया। उसमें एक अंतरा है कि दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी घड़ी। ये जो एक इमोशन इस गाने में है, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। चल रही सजनी अब क्या सोचे,
चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है। कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। लाइव शोज तो आपने बहुत किए हैं जी, है ना, और इस वक्त तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लाइव शो की कोई आपकी याद? हाँ, मुझे एक अच्छी तरह से याद है, जब मैंने यहाँ बॉम्बे में बाबला ऑर्केस्ट्रा में एक मौका मुझे मिला था शुरू में। हाँ हाँ। तो पहला शो मेरा बाबला जी ने मुझे फ़ोन किया, आप आ जाइए। मैं गया उनके पास में, उनको ऑडिशन दिया, मैंने सुनाया उनको अपनी बातें, बहुत अच्छी लगी उनको बातें। उन्होंने कहा कि आज बिरला मातोश्री में मेरा शो है, आप आ जाइए वहाँ पर। मैं गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी उस शो में। देखा बोर्ड लगा है बाबला ऑर्केस्ट्रा विद कॉमेडी किंग जॉनी लीवर। अच्छा। जॉनी लीवर साहब के नाम पे वहाँ पे टिकटें बेची गई थी, उनके नाम से वहाँ भीड़ आ चुकी थी। उस शो में मेरा ऑडिशन रखा था उन्होंने, पहला शो। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं तो सुनील पाल हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है, और जॉनी लीवर साहब का बोर्ड लगा वहाँ पर। बोले तुम कर लेना। अब वो जो ऑडियंस थी जो जॉनी भाई के लिए आई थी, उन्होंने मुझे आधा घंटे तक सुना। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी यादगार घटना है। क्या बात है। शो की, लाइव शो। अच्छा, आपने आइटम्स तो आपके बहुत हैं जी। उस प्रोग्राम में, उस शो में आपका खास आइटम कौन सा था, ये हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं हमारे सुनने वाले। एक चीज़ याद आ रही है कि मैंने गानों को बनाया था कि नए नए गाने आपको कैसे लगते हैं, लोगों से राय ली जाती है कि भैया ये गाना आपको कैसा लगता है। जैसे ये बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगता है। कि एक टपोरी से पूछा गया कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, ये गाना कैसा लगता है आपको। तो टपोरी बोलता है हाँ तो उसकी वाली का नज़दीक होगा, मेरी ज़्यादा दूर पड़ता ही ना, बस से जाना पड़ता है। लेकिन बस से जाता हूँ, ढापने उसका भाई वहाँ पे गैलरी में खड़ा है, तो उसको तो फोड़ डालूँगा किसी दिन। रास्ते में उसका घर, ये गाना अपने को अच्छा लगता है। और दिल्ली शहर में हमारा घाघरो जो घूमिए गाना आपको कैसा लगता है। तो एक आदमी से पूछा तो बोलता है देखिए पहली बात तो ये बताता हूँ आपको, ये अफवाह है। दिल्ली शहर में मैं जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, ऐसा वहाँ पर कोई घाघरा वगैरह घूमता नहीं है। पहली बात तो ये, और उतनी जगह भी नहीं वहाँ पे कि कोई घाघरा वगैरह घूम सके। इस टाइप के कुछ चीज़ें मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वो आइटम उस वक्त मैंने प्रेजेंट किया था। क्या बहुत सारी चीज़ें पेश की थी।
चलिए बताइए, एक इंडियन लाफ्टर चैलेंज का अवार्ड अभी आपको मिला हाल ही में, उसके बाद आपके परिवार वालों की प्रतिक्रिया क्या रही? हाँ, उनको एक्चुअली क्या, वो तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं है, उसकी वजह से इस चीज़ का उनको उनके ऊपर ये असर नहीं, लेकिन हाँ उनको ये लग रहा है कि लड़का कुछ कमाने लगा है, वो जम गया है कुछ। अच्छा अच्छा, रोजी रोटी का साधन बना लिया है इसने, ये अभी कभी भूखा नहीं मरेगा। फोटो देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो उनको लगता है कि चलो हाँ ये तो करना ही चाहता था, ये कर रहा है, टीवी पे आ रहा है प्रोग्राम, ओके ओके ओके, बट उसका कैसा मापदंड है, क्या है, उसको उससे बस खुश है, मगर आशीर्वाद उनका साथ में, बहुत खुश है। चलिए हम आपके और एक आइटम, एक प्रोग्राम के बारे में हम आपसे कहना चाहेंगे। दूरदर्शन पर एक चैनल, मेट्रो चैनल पर एक प्रोग्राम आता था, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। धमाल नंबर 1, ये डीडी मेट्रो पे शुरू हुआ था। वो कार्यक्रम की इनफैक्ट आइडिया भी मेरी थी, और वो सब सारी चीजें मेरे एक दोस्त मुझे मिलाने के लिए लेकर गए, आकाश जैन से। तो आकाश जैन डायरेक्टर है, आकाश जैन डायरेक्टर, हाँ जी। वो काफी दिनों से कुछ बिना कुछ काम किए घर पे आराम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म की थी सीपिया, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट डायरेक्टर का। अच्छा। और वो बैठे हुए थे घर पे, तो उनके पास कोई ऐसा आइडिया था नहीं, और कुछ करने की स्थिति में नहीं थी, स्थिति भी नहीं थी उनकी कि उनके पास ऐसा धन भी नहीं था वो, ताकि प्रोड्यूस कर सके कुछ कर। मैंने उनको ये अपना आइडिया सुनाया कि धमाल नंबर 1 ये आइडिया मेरे पास में है, इसमें ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसको मैं ऐसा निभा सकता हूँ। उनको करके दिखाया, उनको बाकायदा उन पे मुझ पर बिलीव हुआ, तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे जो एफडी करके रखी थी वो तोड़ के मेरे नाम पर, मेरे विश्वास पर धमाल नंबर 1 शुरू किया, और ईश्वर की दया से आज उन्होंने वही 19 से 100 गुना कमा लिया। आपने उस सीरियल में जी, उस प्रोग्राम में आपने एक पंजाबी कैरेक्टर को आपने बहुत ज्यादा, आपने बहुत अच्छी तरह से पेश किया था। वो आइटम क्या था? दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी। वो कुछ बताइए ना जरा उसके। दलेर मेहंदी का मैं मतलब, जैसे मैंने उसमें एक सेगमेंट बनाया था कि इसमें एक ऐसा होगा कि सारे कलाकारों का इंटरव्यू ले जाएगा। दलेर मेहंदी अगर, तो उसी गेटअप में सरदार बन के आ गया, दलेर मेहंदी स्टाइल में बात कर रहा हूँ मैं। उनसे पूछा गया कि आप पार्ट टाइम जॉब क्या करना चाहेंगे, तो मैंने दलेर मेहंदी कहते हैं कि ओ यार मैं तो चाहूंगा कि बहनों को, घर पे बैठी बहनों को अचार बनाने की विधि बताओ। तो कैसे, तो अपने स्टाइल में शुरू हो गया, आम लाना तुम ताजे ताजे 4 टुकड़े करना 1000, फिर बनाओ अचार, एक भरनी में डालो पूरा सार, तेल लाना उधार वरना होगा ये बेकार, घोलना चूस चूस के चूस चूस के चूस चूस के खा खा खा, चूस चूस के चूस चूस के चूस चूस के खा खा खा। इस तरह से उनके साथ और भी सवाल किए गए। एक स्पूफ उन्होंने बनाया था जो उस शो का सबसे हिट आइटम था। क्या बात है। डीडी मेट्रो पे उस वक्त उसकी टीआरपी नंबर 1 पर थी। वाह वाह वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। और मतलब आपने वहां से सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जी जी, ये कहना यहाँ पर। हाँ, उसके बाद मुझे पूरे स्टेज शो में भी बहुत अच्छे ऑफर आने लगे। मैं शाहरुख खान के साथ में मैंने शोज किए, मैंने आमिर खान के साथ में वर्ल्ड टूर किया है, सोनू निगम के साथ में वर्ल्ड टूर किया मैंने। दुनिया के देश में मैं ईश्वर की कृपा से मैं बहुत घूम चुका हूँ, बहुत शोज किए, बहुत जगह पर लोगों के पास में गया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि पता नहीं मेरे साथ में किसकी दुआएं और कितना किसका क्या है, मतलब हमेशा ही मुझे लोगों से पॉजिटिव रिस्पांस मिलते रहे। क्या बात है जी। क्या आपने हर छोटी बड़े शहरों में आपने शोज किए हैं, छोटी मोटी जगहों पर आपने शोज किए हुए। उसके बाद इतने बड़े स्टेज पर काम करना, इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ में शोज करना, आपको कैसा लगा? हाँ, जब मैं शाहरुख खान के साथ में शो करने गया था, शाहरुख खान को देखा मैंने कि यार ये तो सुपरस्टार है, ये इनके सामने मैं क्या बोल पाऊंगा। तो मोरानीज जो सिने युग के मालिक हैं, उन्होंने कहा कि जो इनसे शाहरुख खान से मिलाता हूँ मैं आपको। सर आप मुझे क्यों मिला रहे हैं, मैं तो कर लूंगा उनके सामने। नहीं आओ, शाहरुख खान से बाकायदा मिला कि शाहरुख ये सुनील पाल हैं, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये शाहरुख ने मुझे गले लगाया। परफॉर्म करने के बाद में शाहरुख ने स्पेशली हम एक ही दिन में 2 शो कर रहे थे, बीच का जो गैप था उसमें अपने रूम में बुलाया, सारे लोगों को बुलाया कि तेरा आइटम मुझे अच्छा लगा, जरा सुना। और स्पेशली वो आइटम मेरा शाहरुख भाई ने आधा घंटा मेरे साथ में बैठकर कमरे में सुना, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि यार ये जो बड़े कलाकार होते हैं, ये इंसान भी बड़े होते हैं। हम लोग खामोखा से डरते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं। हम लोग खामोखा से डरते हैं। वो कौन सा आइटम था? शाहरुख खान साहब के साथ में मैंने पेश किया था। उस वक्त नाना पाटेकर का एक मच्छर आदमी को प्रोग्राम हिजड़ा बना डायलॉग हिट हुआ था। उस कार्यक्रम उस एक्ट में नाना पाटेकर साहब
ने जिस तरह से मच्छरों के साथ में ट्रीट किया, मच्छर घबरा गए। आप करके बताइए ना जरा कैसे। हाँ जी। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर। ऊंची दुकान फीके पकवान 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर। वो आप सोचिए मच्छर का क्या हाल हुआ होगा। ये मच्छर यहाँ से निकल के बोला कि यार इसको छोड़ो, इंडस्ट्री वाला ये हमें बदनाम कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, अब हम इंडस्ट्री वाले को नहीं छोड़ेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। वो मच्छर निकल पड़ा, सारे कलाकारों के घर पे को काटने की कोशिश कर रहा, सारे लोग अपने स्टाइल में भगा रहे हैं। जैसे अशोक कुमार कहता है, अशोक कुमार जी के पास चले गए तो अशोक कुमार जी कहते हैं, अरे मच्छर बेटे यहाँ, मच्छर बेटे यहाँ, मुझे काटना चाहते हो, क्या फायदा, मैं बूढ़ा हूं, मेरा खून ठंडा है, जाके से गर्म खून वाले को काट। इस तरह से मच्छर सभी बच जाता है, सब कैसे भगाते हैं अपने स्टाइल में। एक दो बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए और आपको सुनते हुए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी सुनने वाले हमारे श्रोता हैं इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, इस वक्त वाकई वो भी हंस कर अपने डेफिनेटली वो कर रहे हैं। फिर धर्म जी की बात जाते हैं। धर्म जी कहते हैं, मच्छर की औलाद मुझे काटना चाहता है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मच्छर ने कहा, यार मेरा खून ये पी जाएगा, मैं तो यहाँ फिर बेकार में आया हूँ, मैं तो उनका खून पीने आया था। वहां से निकल गए, फिर आगे मिल गए गुलशन ग्रोन को। गुलशन ग्रोन से का खून काटने पीने की कोशिश करते तो गुलशन ग्रोन कहते हैं, मच्छर मेरे जवानी के झटके, अगर तुम मेरी तरफ भटके तो 3 मारूंगा फाट के, एक उठ के, एक बैठ के और एक लेट के, अपनी दुकान लगा हट के। इस तरह से कलाकारों को वो मैं उस वक्त क्या करता था। अभी और भी सारी चीजें। अच्छा, आपकी अपनी एक मास्टर वॉइस जिसको आप बहुत अच्छे अभी इरफान खान की आवाज बहुत पसंद की जा रही है। इरफान खान जो हासिल फिल्म में विलन थे और उन्होंने काफी सारे अवार्ड जीते हैं, उनकी स्टाइल की। क्या भैया, अरे लड़की से प्यार करते हो तो उसका इजहार करो, समझते हो? क्या है कि लड़की ये तो समझे कि तुम प्यार तो करते हो, मगर सुरक्षा नहीं दे सकते हो। अभी चौहान साहब से पूछो, चौहान साहब हमारे पुराने आदमी, यही वजह कि आज भी चौहान साहब मिलने, अस्सलाम वालेकुम मालिक। ऐसा भैया कि हमारे साथ में हमारे चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी भर अम्मा और अब्बा के ख्यालों में करो, समझते हो? हमको पहचानते हो ना? अरे बहुत धाकड़ आर्टिस्ट हो यार, कसम से बहुत धाकड़ आर्टिस्ट हो। आई लाइक आर्टिस्ट। तुम बहुत ऊपर जाओगे बेटा, बहुत ऊपर जाओगे। ये स्टाइल होगी पसंद। क्या बात है सुनील जी। चलिए, बातें तो आपसे बहुत करनी है जी, और बहुत बातें हमने यहाँ पर की भी है जी। आगे बढ़ने से पहले एक और गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं जो आपका पसंद का हो। जी, आपने मुझे बहुत अच्छे गाने आप सुनवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक गाना मेरा बचपन से जो रेडियो पे आकाशवाणी में आता था, विविध भारती पर आता था, मैं सुनता था गाने को, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना। ये गाना बहुत खूबसूरत गाना है, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का, बच्चन साहब का। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ला 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 ला। ओ साथी रे सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना,
प्यास है तेरी सांसों में, तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। सुनील जी, आपने कॉमेडियन के रूप में एक सफलता हासिल की, एक मुकाम हासिल किया है जी। क्या निजी जिंदगी में भी सुनील पाल इतना हंसमुख, इतना कॉमेडियन और इतना कॉमिक है? निजी ज़िंदगी में मैं सब कुछ हूँ। मैं कॉमेडियन भी हूँ, मैं हंसता भी हूँ, हंसना पसंद भी करता हूँ। मैं कॉमेडी फिल्में देखता हूँ, कॉमेडी से जुड़ी हुई हर चीज़ें सुनने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। उसके अलावा मैं मतलब एक सीरियस भी हूँ, काफ़ी सीरियस चीज़ें पसंद करता हूँ, फिल्में सीरियस देखता हूँ। क्योंकि सीरियस और कॉमेडी दोनों जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। सीरियस के बिना कॉमेडी नहीं हो सकती, कॉमेडी के बिना सीरियसनेस नहीं हो सकती। मतलब अगर आप गौर से मेरी बात पर ध्यान दें तो आपको लगेगा कि जैसे कॉमेडी की जाती है, कॉमेडी करते वक्त हम लोग स्टेज पे खड़े होकर या कहीं फिल्मों में किसी जगह पे सीरियसली अपना कैरेक्टर निभाते हैं, तब जाके लोग हंसते हैं उसके ऊपर। तो सीरियसनेस बहुत जरूरी है, वो आना चाहिए, कैरेक्टर आपके अंदर आना चाहिए। आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो उसमें सीरियसनेस होनी चाहिए, तब जाके वो उस पर कॉमेडी क्रिएट हो सकती है। आप कॉमेडी को कॉमेडी की तरह नहीं कर सकते, सीरियस करना, कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस। चलिए एक आधा गाना हम अपने सुनने वालों को आपकी पसंद का एक बात। मेरा एक फेवरेट गाना है जो बचपन से मैं बहुत पसंद करता हूँ, लता जी का गाया हुआ गाना, बड़ा ही खूबसूरत गाना है। वो गाना है लव इन टोक्यो। इस फिल्म का गाना है सायोनारा सायोनारा, आशा बारी जी पे फिल्म गया था। वादा निभाऊंगी सायोनारा, इठलाती और बल खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा सायोनारा सायोनारा। इठलाती और
हमारे इस स्टूडियो में आए, विविध भारती के साथ आपने चर्चा की, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। इच्छा तो नहीं हो रही है, मन भी नहीं हो रहा है कि हम इस वक्त आपको स्टूडियो के बाहर जाने दें और अपनी बातों को विराम दें, मगर क्या करें, घड़ी जो है हमें इशारा कर रही है अपने बातों का यहाँ घड़ी कह रही है कि ये घड़ी खत्म करनी पड़ेगी। घड़ी खत्म करनी पड़ेगी, मुलाकात की घड़ी खत्म करनी पड़ेगी। फिलहाल हम आपसे अनुमति लेते हैं, मगर हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आपको वो मकाम दे जिसकी हर कलाकार चाहत अपने दिल में समा कर रखता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्यारी प्यारी शुभकामनाओं का, दुआओं का, और ऐसी दुआ हमेशा साथ में रखिएगा। इसी सब चीज़ की वजह से कुछ ना कुछ होता है। और विविध भारती के बारे में यही कहना चाहूँगा कि भारत में जितनी विविधता है उनको अगर एक साथ देखना है, सुनना है, तो आप हमेशा सुनते रहिएगा विविध भारती। इस कार्यक्रम में आज आप बातचीत सुन रहे थे हास्य कलाकार सुनील पाल से अजय जोशी की। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी विनीता ढोलकिया, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी ने दिया और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। आज के मेहमान।